गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने सीखा था एंगल्स क्या होते हैं, लाइंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो देखने से पहले प्यारे बच्चों आप पार्ट 1 ज़रूर देखें ताकि आपको आज का जो हिस्सा है वो अच्छे से समझ में आए। आज बेसिकली प्यारे बच्चों हम दो चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं, थ्योरम्स एंड एग्जाम्स। थ्योरम्स एंड एग्जाम बच्चों ज्योमेट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये कुछ वैसे ही है जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऐसे ही आपको ज्योमेट्री सीखने के लिए एग्जाम्स और पोस्टुलेट अच्छे से आने चाहिए। एग्जाम, पोस्टुलेट एंड थ्योरम्स अच्छे से आने चाहिए। जब तक ये नहीं आएंगे बच्चों आपको ज्योमेट्री बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाली। ठीक, इसीलिए जो पूरी की पूरी ज्योमेट्री है बच्चों उसको मैंने कवर किया है इस सीरीज़ के अंदर, जिसके अंदर मैं पार्ट वाइज आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट कराता चला जाऊंगा पूरी की पूरी 9th क्लास के। तो आपको ये वीडियोस अच्छे से देखनी है और समझने की कोशिश करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों CBSE मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। सबसे पहले बच्चों हमें ये समझना होगा कि एग्जाम्स एंड थ्योरम्स होती क्या है। उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, पहले वो अच्छे से समझना, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या थ्योरम होती है और क्या एग्जाम्स। बच्चों सपोज करो आपके पास एक कंप्लीट एप्पल है, ठीक है, और मैं आपसे कहूँ उसके 4 हिस्से कर दो। कितने हिस्से कर दो? 4 हिस्से। तो जो इसका एक हिस्सा बनेगा बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये कंप्लीट एप्पल बड़ा है या ये एक हिस्सा बड़ा है, तो क्या होगा आपका जवाब? आप कहोगे सर कंप्लीट हिस्सा बड़ा है। कंप्लीट ही बड़ा होगा, जायज़ सी बात है। या इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत पड़ेगी आपको कि ये बड़ा है या ये बड़ा है? तो एक सेब के जब आप हिस्से करोगे तो वो सेब उन हिस्सों से बड़ा होगा। दूसरी चीज़, अगर बच्चों मैं आपसे कहूँ आपके सामने ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसके जो ये 3 एंगल बन रहे हैं, इन 3 का सम कितना होगा? ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो सम कितना होगा तो आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, फिर कई बच्चे बता देंगे कि सर 180 होता है। अब 180 होता है तो 180 क्यों होता है? समझ पा रहे हो? 200 क्यों नहीं होता? 360 क्यों नहीं होता? समझ पा रहे हो बात को? तो बच्चों आपके सामने कुछ ऐसी स्टेटमेंट आती है इस तरीके की, ठीक है, जिसमें वो कहता है होल इज़ ग्रेटर देन ए पार्ट। होल इज़ ग्रेटर देन ए पार्ट यानी कि जो कंप्लीट हिस्सा है, जो कंप्लीट पोर्शन है वो एक स्मॉल हिस्से से क्या होगा? बड़ा। तो ये तो डेफिनेट है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब इसके ऊपर कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं है, ये हमेशा सही होगा, हर एक केस में सही होगा। तो ऐसी ही स्टेटमेंट को प्यारे बच्चों हम एग्जाम कहते हैं, जिन्हें प्रूव करने की ज़रूरत ना हो या जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो। ठीक है, इसके 1-2 एग्जाम्पल मैं और आपको दे सकता हूँ। मान लो प्यारे बच्चों, ठीक है, आप 2 = 2 लिख रहे हो, ठीक है, और मैं आपसे कहूँगा आप दोनों तरफ 1 ऐड कर दो। दोनों तरफ क्या ऐड कर दो? 1 ऐड कर दो। तो मुझे बताओ जो रिजल्ट आएगा वो दोनों तरफ अलग अलग आएगा या सेम आएगा? सेम आएगा। यानी कि अगर मैं कहूँ इक्वल आर एडिड टू इक्वल द होल आर इक्वल, तो इसका मतलब है अगर मैं दोनों तरफ इक्वल चीज़ें ऐड कर दूँ तो जो होल आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल आएगा। तो ये भी एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि एग्जाम्पल है किसका? एग्जाम का। तो ये ऐसी स्टेटमेंट होती हैं जिनको हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। अब आ जाओ इस ट्रायंगल पे। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो अब मैं आपसे कहूँ इसका सम 360 क्यों नहीं होता या इसका सम 180 डिग्री क्यों नहीं होता? तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है बच्चों, इनको हमें ट्रूथ मानने के लिए प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो ऐसी स्टेटमेंट को हम थ्योरम कहते हैं। समझ पा रहे हो बच्चों क्या फ़र्क है दोनों में? जो स्टेटमेंट को हमें प्रूव ना करना पड़े या जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ऐसी स्टेटमेंट को हम एग्जाम्स कहते हैं, और जिन स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना पड़े ऐसी स्टेटमेंट को हम थ्योरम कहते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको दोनों के बीच का फ़र्क समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारी पहली एग्जाम। तो वो क्या कहती है और क्या हमें उसमें सीखना होता है, क्या हमारे काम की होती है, कैसे हमें उसे अप्लाई करना होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले करते हैं प्यारे बच्चों हम एग्जाम 6.1। बच्चों चाहे आप कोई एग्जाम ले लो, चाहे आप कोई थ्योरम ले लो, हर एक के दो हिस्से होते हैं, एक इफ़ और एक देन। आपको इनकी स्टेटमेंट याद नहीं करनी। इनकी स्टेटमेंट क्या होती है आपको ये याद करना है कि इसके इफ़ क्या है। इफ़ मतलब वो कंडीशन जब आप इन थ्योरम को क्या कर पाओगे, अप्लाई कर पाओगे। और देन क्या है, देन का मतलब रिजल्ट क्या है। तो हमारी जो पहली 6 पॉइंट एग्जाम कहती है वो ये कहती है कि अगर किसी भी लाइन आपको मैं बता चुका हूँ बच्चों के ऊपर कोई भी रे ड्रॉ की जाए, क्या ड्रॉ की जाए, रे ड्रॉ की जाए, तो ये जो दो एंगल बनेंगे, ये जो दो एडजेसेंट एंगल बनेंगे, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री। एग्जाम 6.1 ये कहती है बच्चों, इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, if a ray stand on a line then the sum of two adjacent angle is 180 डिग्री। तो अगर एक लाइन के ऊपर ये रे होगी तो इन दो एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। अब आप कहोगे सर इसे एग्जाम क्यों कहा। बच्चों कॉमन सेंस है। जब आपको मैंने पार्ट 1 कराया था तो मैंने आपको ये बताया था कि ये क्या होता है, स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। अब बच्चों मैं इस 180 डिग्री के दो हिस्से कर दूंगा तो भी उन दोनों हिस्सों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये कुछ उसी तरीके से प्यारे बच्चों, मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, और मैंने 50 रुपये एक पॉकेट में रख लिए और 50 रुपये दूसरे पॉकेट में रख दिए, तो भी उन दोनों का सम कितना होगा, 100 ही होगा ना। मेरे पास तो 100 ही रुपये रहेंगे ना। तो ये कुछ वैसे ही है। तो 180 डिग्री का एंगल था और आपने उसके दो हिस्से कर दिए और उन दोनों हिस्सों को वापस ऐड करोगे तो भी आपका जो सम होगा वो 180 डिग्री ही होगा। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एग्जाम कहते हैं। समझ पा रहे हो बच्चों। एग्जाम 6.1 क्लियर होगी। अब यहाँ पे दो कंडीशन कौन सी है बच्चों, इफ और देन की। आपको इफ और देन याद रखना हमेशा। कोई भी थ्योरम जब आप याद रखोगे तो उसमें दो चीज़ें याद रखोगे, इफ और एक देन। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट। इफ क्या कह रहा है ये, अगर ये लाइन है, अगर ये लाइन है, ध्यान रखना बच्चों। तो सर इफ की कंडीशन है इफ ए ओ बी इज ए लाइन, ए ओ बी इज ए लाइन। तो बच्चों ये एग्जाम आपकी सिर्फ तभी अप्लाई हो सकती है जब ये ए ओ बी क्या होगी, एक लाइन होगी। देन की कंडीशन क्या कहती है, x प्लस वाई का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो अगर ये लाइन है तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। अब जहाँ जहाँ एक लाइन होगी वहाँ वहाँ एडजेसेंट एंगल का सम कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो इस अब आ जाओ बच्चों एग्जाम 6.2 पे। एग्जाम 6.2, ठीक है, इसको हम इस एग्जाम का उल्टा कहते हैं। ये क्या कहती है बच्चों, ध्यान से समझना। ये कह रही है कि ये दो एडजेसेंट एंगल है, कोई ये दो एडजेसेंट एंगल है, अगर इनका सम 180 डिग्री है, अगर इनका सम 180 डिग्री है देन ये जो ए ओ बी है वो एक क्या होगी, लाइन। ध्यान रखो यहाँ कंडीशन स्विच होगी। इफ़ ए ओ बी इज ए लाइन नहीं आएगा यहाँ पे। इफ़ x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री देन आप कह सकते हो ए ओ बी इज ए लाइन। समझ पा रहे हो बच्चों। क्या कंडीशन थी, जो पहले थी इफ़ और देन, ये कंडीशन आपस में उल्टा हो गया, इसीलिए इसे कन्वर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्स। इन दोनों एग्जाम्स को मिला के प्यारे बच्चों हम कहते हैं लीनियर पेयर एग्जाम। क्या कहते हैं, लीनियर पेयर एग्जाम। वैसे तो दोनों ही लीनियर पेयर एग्जाम है, लेकिन इसको हम कह देते हैं कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एग्जाम, कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एग्जाम। समझ पा रहे हो, कन्वर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। एग्जाम 6.3 बच्चों, एग्जाम 6.3 ये कह रही है कि इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन। ध्यान रहे पहली बात तो ये दोनों लाइन कौन सी है, पैरेलल लाइन है। और अगर एक ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो पैरेलल लाइन को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। किसी भी दो लाइन को जो तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो एग्जाम 6.3 कहती है प्यारे बच्चों, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल line, if a transversal intersect two parallel line then pair of corresponding angle are equal, then pair of corresponding angle are equal। तो corresponding angle कौन से होते हो, मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ, यहाँ दोबारा बता देता हूँ। एक एंगल अगर आप इंटीरियर में लेते हो तो एक एंगल एक्सटीरियर में। ये जो एंगल 1 और ये जो 2 बनेंगे ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल क्या होंगे, इक्वल। इसी तरीके से बच्चों ये जो एंगल 5 है और ये जो एंगल 6 है ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे।
ये एंगल 7 और ये एंगल जो 8 होंगे ये भी क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या कहती है एग्जाम 6.1, इफ़, ध्यान रखो इफ़ की कंडीशन, इफ़ एल पैरेलल टू एम। फिर से कहूँगा प्यारे बच्चों, आपको स्टेटमेंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस कंडीशन याद होनी चाहिए, इफ़। तो ये एग्जाम तब अप्लाई कर सकते हो जब ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल। तो इफ़ एल पैरेलल टू एम, देन आप कह सकते हो प्यारे बच्चों एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 होगा, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 होगा, एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। इस एग्जाम को हम इन शॉर्ट कह देते हैं कोरस्पॉन्डिंग एग्जाम। क्या कह सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम। आपको जहाँ पे भी ये एग्जाम यूज करोगे पूरी स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इन शॉर्ट लिख सकते हो कोरस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम। अब आ जाओ बच्चों एग्जाम 6.4 पे। एग्जाम 6.4, एग्जाम 6.4 ये कहती है इफ़ ए ट्रांसवर्सल, ध्यान से सुनना बच्चों, इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, इस बार पैरेलल लाइन वर्ड नहीं आया है, इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन। इस बार ध्यान रखो बच्चों, ये जो एल और एम लाइन है ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करिए इस तरीके से कि पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल। तो ये दोनों लाइन क्या होंगी प्यारे बच्चों, पैरेलल। तो यहाँ पे इफ़ की कंडीशन है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, देन आप कह सकते हो एल इज पैरेलल टू एम, यानी कि ये कंडीशन स्विच होगी, जो गिवन में थी वो प्रूव में आ गई, जो प्रूव में थी वो गिवन में आ गई। यानी कि ये एग्जाम कहती है कि अगर ये एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल है, ये एग्जाम कहती है अगर लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल है। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कोई दिक्कत, क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं ये एंगल बराबर हो, ये एंगल 3 और ये एंगल 4 भी बराबर हो तब भी आप कह सकते हो ये लाइन पैरेलल है, एंगल 5 और ये एंगल 6 बराबर हो तब भी कह सकते हो ये लाइन पैरेलल है, एंगल 7 बराबर एंगल 8 हो तब भी कह सकते हो ये लाइन क्या है, पैरेलल। मैंने पहले भी कहा था नेमिंग जो मर्जी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। इसको आप बेटा इन शॉर्ट आप कह देते हो कन्वर्स। कन्वर्स मतलब उल्टा, कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम का क्या है, उल्टा है। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। तो 6 चैप्टर में प्यारे बच्चों हमारी 4 एग्जाम है। 6.1 लीनियर पेयर एग्जाम जो ये कहती है कि एक रे के ऊपर, एक लाइन के ऊपर अगर एक रे ड्रॉ करोगे तो ये जो दो एडजेसेंट एंगल है इनका सम 180 होगा। एग्जाम 6.2 कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एग्जाम ये हमें कहती है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल, यानी कि पहले से ये दो एडजेसेंट एंगल है इनका सम 180 है तो ये क्या होगी, लाइन होगी, ठीक है बच्चों। एग्जाम 6.3 कहती है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। एग्जाम 6.4 कहती है कि अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन क्या होंगी, पैरेलल होगी। तो बस आपको यही याद रखना, इफ़ और देन। इफ़ और देन मैं एक बार फिर से बता दूं, जैसे यहाँ पे ये दो लाइन पैरेलल है तभी एंगल इक्वल हो सकते हैं, और अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो एंगल इक्वल नहीं होंगे। तो आपको यही याद रखना कि अगर लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल होंगे। इसमें अगर आप कहोगे अगर ये एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होंगी। तो अब आ जाते हैं बच्चों थ्योरम्स के ऊपर। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, थ्योरम ऐसी स्टेटमेंट होती है जिन्हें हमें प्रूव करने की ज़रूरत होती है। तो अब मैं थ्योरम को आपको प्रूव भी करके दिखाऊंगा, और ये उसी तरीके से, इसी तरीके से आपको जो क्वेश्चन है ना अपने ज्योमेट्री के, वो सारे क्वेश्चन इसी तरीके से प्रूव करने होते हैं या फाइंड करने होते हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैं प्रूव करवाऊँगा ज़रूर, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है और ना ही आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आपको तो सिर्फ इतना ही याद रखना प्यारे बच्चों, इफ़ और देन, जो आपने एग्जाम में याद किया था वही आपको थ्योरम्स में भी याद रखना है। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। मैं यहाँ प्रूव करवाऊँगा, ये प्रूव आपको आ जाए तो अच्छी बात है, और ना भी समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, इफ़ और देन, यानी कि थ्योरम में इफ़ वाली कंडीशन कौन सी है और देन वाली कंडीशन कौन सी है। तो सबसे पहले आ जाते हैं बच्चों थ्योरम 6.1 पे, ठीक है बच्चों। थ्योरम 6.1 ये कहती है प्यारे बच्चों, इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो बेटा ये एग्जाम हमें कह रही है कि अगर ये जो दो लाइनें हैं, अगर मैं नेमिंग करूँ, ये ए बी लाइन मान ली मैंने,
और ये पी क्यू लाइन मान ली, ये अगर किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो ये जो कोर वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये इक्वल होंगे। क्या होंगे? ये इक्वल होंगे। फिर से सुन लो ध्यान से बच्चों, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, अगर ये दो लाइनें हैं, स्ट्रेट लाइनें अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो आप कह सकते हो एंगल 1 इक्वल्स टू 2, एंगल 3 इक्वल्स टू 4। फिर मैं क्लियर कर दूँ, दो लाइन देखो, कई बार आप इस तरीके की फिगर देख लेते हो। देखो ऐसा भी पॉसिबल है, मान लो ये लाइन ऐसे आई और यहाँ से ऐसे बैंड कर गई, तो अब ये जो दो एंगल बन रहे हैं वो इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन होती तो ऐसे जाती। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? तो ये भी समझना ज़रूरी है कि क्या कह रही है आपकी कंडीशन। तो दो स्ट्रेट लाइन। अच्छा, कई बच्चों के मन में ये भी डाउट हो सकता है कि सर ये ऐसे आने के बाद बैंड कर जाए तो। बच्चों देख, इस पॉइंट के बाद जाने के बाद ये बैंड कर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से यहाँ तक ये एक लाइन है तो ये जो एंगल बनेंगे ये इक्वल होंगे। तो समझ गए बच्चों इफ की कंडीशन क्या है? इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ठीक है, तो ये जो एंगल है वो इक्वल होंगे। तो इसकी इफ की कंडीशन क्या है? इफ को हम गिवन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? गिवन। तो यहाँ पे देखो ज्योमेट्री हम इसी तरीके से सोल्व करते हैं। तो गिवन हमें ये है कि जो ये ए बी है, ए बी एंड पी क्यू आर लाइन्स, ये हमारी इफ की कंडीशन भी है और इसी को हम क्या कहते हैं? गिवन। जब हम प्रूव करते हैं तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं? गिवन। फिर आता है प्यारे बच्चों टू प्रूव। क्या आता है? टू प्रूव, यानी कि हमें प्रूव क्या करना है। तो मैंने आपको बताया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर होता है। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये हमें प्रूव करना है क्यों होता है। समझ पा रहे बच्चों बात को? तो अब प्रूव करते हैं बच्चों। तो प्रूव करने का बड़ा सिंपल सा तरीका बच्चों, ज्योमेट्री में आप कॉन्सेप्ट याद रखो। कॉन्सेप्ट क्या है? अभी आपने ये थ्योरम करने से पहले क्या क्या पढ़ा है, अगर वो सारी चीज़ें याद है तो आपको इसको प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मत सोचो ये कैसे आएगा, ये सोचो कि आपको दिया क्या है। और मुझे दिया है ए बी एंड पी क्यू आर लाइन। तो लाइन का जिक्र कौन सी एग्जाम में हुआ था? 6.1 में। 6.1 ये क्या कह रही थी? अगर ये लाइन है तो इन दो एंगल का सम कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री। याद आया? लीनियर पेयर एग्जाम। इसी तरीके से अगर ये लाइन है तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो बताओ बच्चों मुझे, क्या मैं ये लिख सकता हूँ एंगल 1 + 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री? समझ गए? क्यों? क्योंकि ए बी क्या है? एक लाइन। यही हमें लीनियर पेयर एग्जाम ने सिखाया था। तो वहाँ मैंने कहा था इफ़, तो अगर ये लाइन है तभी इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। समझ पा रहे बच्चों? इसी तरीके से ये भी एक लाइन है पी क्यू भी, तो एंगल 2 + एंगल 4 का सम भी 180 डिग्री होगा। ठीक है। और जब ज्योमेट्री में आप कोई भी चीज़ लिखते हो प्यारे बच्चों तो उसका रीजन लिखना पड़ता है। ये 180 क्यों है तो आप इसका रीजन लिखोगे लीनियर पेयर एग्जाम। इसका रीजन क्या है? लीनियर पेयर एग्जाम। कोई प्रॉब्लम बच्चों? चले आगे। अब बच्चों इसे आप फर्स्ट इक्वेशन कह सकते हो, इसे आप सेकेंड इक्वेशन कह सकते हो। तो ध्यान से देखो बच्चों, इन दोनों इक्वेशन, इन दोनों का RHS इक्वल है तो क्या भी इक्वल होना चाहिए? LHS। तो आप यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल 1 + 4 इक्वल्स टू एंगल 2 + 4। अब देखो प्यारे बच्चों, दोनों तरफ एंगल 4 है तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो बच क्या गया? एंगल 1 इक्वल्स टू 2। और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। कोई प्रॉब्लम बच्चों? सिमिलरली आप एक वर्ड लिख सकते हो, सिमिलरली आप ये भी प्रूव कर सकते हो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है।